फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो लास्ट हमने जो टॉपिक किया था तो आपको याद होगा कि हमने किया था करंट अकाउंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो दरअसल करंट अकाउंट का ही अपोजिट टॉपिक है। तो करंट अकाउंट में जो हमने सीखा था दरअसल वो ये था कि करंट अकाउंट में जो सी भी डील्स होती हैं उसका कोई फ्यूचर क्लेम नहीं बनता, यानी कि ना तो किसी कंट्री की किसी अदर कंट्री के कंपैरिजन में एसेट्स में या लायबिलिटी स्टेटस में कोई चेंज आता है। क्लियर? इट मीन्स फ्यूचर क्लेम नहीं होगा। लेकिन अगर फ्यूचर क्लेम है तो एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस में कोई ना कोई चेंज बनता है। क्लियर? तो उसकी अपोजिट आइटम्स जो है वो हम डील करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो इसका मीनिंग क्या है? Capital account records those transactions which cause an impact on assets and liability status of a country in the relation to the rest of the world. Clear? And it creates future claim for a country. तो ये फ्यूचर क्लेम जरूर बनाएगा, या तो आपके पैसे फ्यूचर में लेने बनेंगे या फिर आपके चुकाने बनेंगे। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों से पैसे बोरो कर रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ, तो इट मीन्स कल को देने तो पड़ेंगे ना। और आप लोग मेरे पास आकर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आप लोग भी वो इन्वेस्टमेंट कभी भी वापस ले सकते हो। इट मीन्स जो चीजें फ्यूचर क्लेम को क्रिएट करें वो सभी की सभी कहाँ आने वाली हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो है बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा कुछ अदर कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। लेकिन सबसे मेन दो ये कंपोनेंट है। तो बोरोइंग्स है ना, बोरोइंग्स को सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में बोरोइंग्स या तो मार्केट रेट पर होती है या कंसेशनल रेट पर होती है। अगर कोई मुझे कंसेशनल रेट पर बोरोइंग दे रहा है इट मींस मेरी मदद कर रहा है, तो वो असिस्टेंस है। क्लियर? और अगर मान लीजिए कमर्शियल रेट पर है वो फिर हम उसको कमर्शियल बोरोइंग ही कहते हैं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये फॉरेन मार्केट में डील हो रही है तो हम इसको लिखते हैं एक्सटर्नल, एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्लियर? और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती कौन सी है? जो सी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उस पर प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर? या तो हम ले भी सकते हैं, हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में ही आएगा, चाहे वो बोरोइंग का क्यों ना हो। क्लियर? अगर आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को लेंड कर रहे हैं, तो वो डेबिट में ही जाएगा, क्योंकि चाहे फ्यूचर क्लेम कल को हमारे फेवर में आने वाला है, लेकिन बीओपी में आइटम डेबिट और क्रेडिट साइड में ही जाएंगी। पैसा आ रहा है चाहे वो किसी भी तरह से आ रहा है तो क्रेडिट में। क्लियर? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के साथ साथ दूसरा जो सा होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या कहते हैं? असिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, एड या मदद। क्लियर? तो ये होता है जो सा असिस्टेंस हमेशा मार्केट रेट से कम होता है। क्लियर है? दोनों ही बोरोइंग्स, ये मार्केट रेट से कम है, ये मार्केट रेट पर है। क्लियर? तो बोरोइंग्स क्लियर हो गए। इसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी दरअसल दो हेड है। अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है या वहाँ का इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसे हम दो ऑप्शन देते हैं। या तो वो आपके यहाँ पर जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो उनके शेयर्स में, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। क्लियर? गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में बॉन्ड्स ले लिए, उसने इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर? तो हमने उसे ओनरशिप थोड़ी ना दी। जैसे हम लोग किसी कंपनी में शेयर लेते हैं वैसे वहाँ के लोग भी ले सकते हैं यहाँ की कंपनीज में। क्लियर? और आप भी इंटरनेशनल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी कंपनी में उनके शेयर्स में, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो वो हेड होता है FII। इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
इसका दूसरा नेम ये है। या तो आप इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आप पैसा किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में या बॉन्ड्स में। क्लियर। अगर मैं किसी भी कंपनी में ओनरशिप नहीं ले रहा हूँ, एक मतलब कि एक मेजर पार्ट तो नहीं ले रहा ना मैं, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आगे मतलब ट्रेडिंग पर्पज से या किसी भी पर्पज से। क्लियर। वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर। इसके बाद जो सा एक और होता है वो होता है एफडीआई। तो आप सभी ने सुना है एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। और सिंपल सी बात है, अगर एफडीआई की बात मैं करता हूँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में जब इन्वेस्ट करता है या फिर हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तब उस केस में ये होता है कि हम वहाँ की ओनरशिप भी लेने जा रहे हैं। क्लियर। ठीक है। तो इसमें ओनरशिप मिलता है जब हम 50% से ज़्यादा, आजकल तो इंडियन गवर्नमेंट 100% एफडीआई को क्या देती है भाई, चांस देती है कि आप आओ, अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो जैसे कि वॉलमार्ट का खरीदना है यहाँ पर। क्लियर। सिंपल सी बात है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, आप लोग जानते हैं। क्लियर। तो हम लोग जानते हैं एफडीआई में कंप्लीट ओनरशिप के साथ खरीद लिया जाता है। क्लियर। तो वो होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो अगर पैसा किसी भी हेड में अगर आ रहा है, चाहे वो बोरोइंग का आ रहा है चाहे वो इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, दोनों पैसा बीओपी में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर। अदरवाइज अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड का पार्ट है। क्लियर। इसके बाद होता है एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट होता क्या है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मान लीजिए इंडिया से बाहर रहते हैं आपके रिलेटिव्स, वो आप लोगों को पैसे भेजते हैं, अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, तो वो जो पैसा अपने परिवार को भेजा गया है वो तो ट्रांसफर हेड है, मतलब वन साइडेड पेमेंट है। जैसे एक बेटा अपने पापा को पैसे भेज रहा है, तो सिंपल सी बात है वो सब चीजें क्या है, वो सब तो वन साइडेड है, वो जाएंगी करंट अकाउंट में। वो कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में, ट्रांसफर हेड में, वो तो सभी को पता है। लेकिन अगर कोई एनआरआई पर्सन इंडियन बैंक्स में, जो इंडिया के कमर्शियल बैंक्स हैं, इनमें पैसे इन्वेस्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमें हमारे लिए फ्यूचर क्लेम बन गया ना, बैंक्स को वो पैसा वापस भी तो देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर एनआरआई पर्सन डिपॉजिट क्यों करते हैं इंडिया में, तो सिंपल सी बात है, इंडियन इकोनॉमी कोई डेवलपिंग इकोनॉमी, नीड है यहाँ पर मनी की, तो यहाँ पर उन्हें एक अपना रिसोर्स देने पर एक अच्छा लुक्रेटिव इंटरेस्ट मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर। इसी तरह एनआरआई ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा तो आया है ना, तो आया तो क्रेडिट हेड में, और अगर हम लोग बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई पर्सन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देन है बैंकिंग कैपिटल। देन क्या है, बैंकिंग कैपिटल। तो बैंकिंग कैपिटल क्या होती है, सिंपल सी बात है, यहाँ के कमर्शियल बैंक है, उनके पास जितनी भी फॉरेन सिक्योरिटी है। क्लियर। तो आज की डेट में फॉरेन सिक्योरिटी उन्होंने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है मान लो। तो जब जिस दिन भी इन रिजर्व्स का ड्रा डाउन किया जाएगा, यानी कि इनको रिलीव किया जाएगा, ये वाला पैसा तो चला जाएगा फॉरेन सिक्योरिटीज का, और बदले में हमारी जो मेन करेंसी है इंडियन करेंसी बैंक्स को मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी बैंक ने, किसी भी कमर्शियल बैंक ने कोई भी फॉरेन सिक्योरिटीज रखी है अपने पास, ठीक है, कोई भी फॉरेन सिक्योरिटीज रखी हुई है, तो उनका फ्यूचर क्लेम बनता है। तो उनका क्या बनता है, फ्यूचर क्लेम। तो सिंपल सी बात है, इन सभी की रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, इन सभी की रिकॉर्डिंग होगी हमारे कैपिटल अकाउंट हेड में, कैपिटल अकाउंट हेड में। ठीक है। देन इसी तरह शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब आपको लगता है कि जितने भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्या वो सभी पैसा करंट अकाउंट में ही डील हो जाता होगा? इट मींस करंट अकाउंट तो वो होता है ना जो फ्यूचर क्लेम ना बनाए। और अगर आपने बीच में कोई क्रेडिट डील कर रही है, मतलब क्रेडिट पर, उधार पर डील की है, तो उस केस में पैसा देना भी तो बनेगा। या हो सकता है यहाँ से कोई माल एक्सपोर्ट हुआ है, यहाँ से कोई गुड एक्सपोर्ट हुआ है, हुआ किस पर है, क्रेडिट टर्म्स पर। तो सिंपल सी बात है, तो पेमेंट तो लेनी बनेगी ना।
तो तब तक उसकी एंट्री करंट अकाउंट में तो हो नहीं सकती, क्योंकि करंट अकाउंट फ्यूचर क्लेम को लेकर नहीं चलता। तो उन सबकी एंट्री, जितने भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट होते हैं, जितने भी ट्रेड क्रेडिट होते हैं, उन सबकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। क्लियर? अगर इनमें से किसी भी हेड में, चाहे वो बोराइंग्स का ही पैसा क्यों ना हो, चाहे वो पैसा एनआरआई डिपॉजिट का ही क्यों ना हो, अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, किसमें, बीओपी के। क्लियर? अदरवाइज जाएगा डेबिट साइड में। अब बात ये होती है कि सर करंट अकाउंट में तो हम गुड बेचते थे, तब पैसा आता था, यानी कि एक अच्छा सिंबल है कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना। क्लियर? लेकिन यहाँ पर तो हम उधार ले रहे हैं, फिर भी क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं है ज्यादा टाइम अगर हम उधार लेकर क्रेडिट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कोई भी पैसा आ रहा है तो आपने क्रेडिट हेड में लिखना है, और कोई भी पैसा अगर जा रहा है तो आपका डेबिट हेड में चलेगा। क्लियर? आगे जब इनकी बैलेंसिंग की जाएगी तब हम इस चीज को लिखकर चलेंगे कि क्या ये बैलेंस फेवरेबल है कंट्री के लिए या नहीं है। क्लियर? तो इस टॉपिक में इतना ही। तो जैसे कि मेरे पास अब जो टॉपिक है आपके सामने, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ कि जो करंट अकाउंट जो हमने पहले लेक्चर में सीखा है, तो हमने एक बैलेंस निकाला था करंट अकाउंट का जो कि नेगेटिव आया था। क्लियर? ये हमने वो बैलेंस निकाला, और जैसे ही बुक में आपको 2016-17 का कैपिटल अकाउंट भी गिवन है, और कैपिटल अकाउंट में आपको वही वाली आइटम्स जो भी सिखाई हैं, बोराइंग्स में असिस्टेंट होता है, कमर्शियल बोराइंग होता है, या शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, बैंकिंग कैपिटल, वही सभी आइटम्स हैं। क्लियर? और इन सभी आइटम्स को डील करते हुए कोई आइटम नेट दे रखी है या कोई आइटम पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, तो इनका भी बैलेंस करके अपने को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 36,482। ठीक है? ये सभी यूएस डॉलर्स में ये आइटम्स। क्लियर? तो ये मेरे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ नंबर्स को लेकर। क्लियर? तो इन नंबर्स को अगर मैं देखता हूं तो मैंने आपको सिखाया कि सर बीओपी का बैलेंस निकालना हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिक्स कर दिया जाए। क्लियर? तो जैसे हम इसको देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सर करंट अकाउंट का बैलेंस ले लिया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हमने यहाँ से ले लिया। क्लियर? इन दोनों को लेने के बावजूद एक तीसरी आइटम और ली गई है, नाम है एरर एंड ओमिशंस। जहां पर आइटम्स का जो इसका जो नंबर दिया गया है वो है 364। क्लियर? तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है ऐसी जिसको रिकॉर्ड अलग से किया गया है या फिर इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है? तो एरर एंड ओमिशन वही आइटम्स को इंक्लूड करता है जो अनरिकॉर्डेड है, लाइक कैसे, मैं कहीं घूमने जाता हूँ और वहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर मैंने तरह तरह के खर्चे किए जो स्मॉल ट्रांजैक्शन में मुझसे खर्चे हुए। तो इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट हैं, जब वो विजिट करते हैं इंडिया में या हम लोग इंडिया से बाहर विजिट करते हैं तो कई इस तरह के एक्सपेंस होते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो जिससे क्या होता है, एक कंट्री में इनफ्लो या तो ज़्यादा दिखाई देता है, करेंसी बैंकों में ज़्यादा दिखाई दे रही है, सिंपल सी बात है, करेंसी एक्सचेंज को तो जाएगी, तो कुछ ना कुछ नंबर्स या फिर कुछ ये होती है मिसलीडिंग एक्टिविटीज। एक बिजनेसमैन बताता ही नहीं है कि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं, लाइक स्मगलिंग, व्हाटएवर, कुछ भी ऐसा जो कि अनलॉफुल है। क्लियर? तो इस वजह से ना कुछ एक्सचेंज का जो बैलेंस है वो कई बार बैंकों में ज़्यादा या कम दिखाई दे सकता है, इसलिए एरर एंड ओमिशन की एंट्री को कुछ प्रोविजन के तहत एक अमाउंट सेट किया जाता है। ठीक है? गवर्नमेंट इसके लिए कुछ प्रोविजन लगाती है और इस अमाउंट को सेट करती है। क्लियर? तो ये आपको एक एंट्री मिलती है एरर एंड ओमिशन नेम से। क्लियर? ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, व्हाटएवर जो भी। तो इसको जैसे आप मिक्स करते हैं तो आपके पास ओवरऑल बैलेंस निकल कर आया क्या, बीओपी का जो बैलेंस निकल कर आ रहा है वो कितना है, पॉजिटिव। आपको दिख रहा है कि सर पॉजिटिव 21,550। ये आप मैंने एक नंबर लिया है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो इन अकाउंट से निकल कर आया है कि इतना जो फॉरेन करेंसी है वो इनवर्ड है, मतलब क्रेडिट साइड में है, तभी तो ये पॉजिटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव है किस वजह से, देखो ध्यान से देखते हैं हम। करंट अकाउंट में तो हमारे पास नेगेटिव था, करंट अकाउंट पे देखा जाए तो हमारे पास नेगेटिव था।
क्लियर, यानी कि हमने चीजें ज्यादा इंपोर्ट की हैं, हम लोगों ने पेमेंट लोगों को ज्यादा दी है, ठीक है, तभी वो वाली चीज नेगेटिव हुई ना। तो ये तो नेगेटिव है सर, ये तो अच्छा सिंबल नहीं है कंट्री के लिए सर। करंट अकाउंट का नेगेटिव होना, करंट अकाउंट का नेगेटिव होना नॉट ए गुड सिंबल। ये एक कंट्री के लिए मैं नहीं मानता कि अच्छा है कि करंट अकाउंट में नेगेटिव होना, यहाँ तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए था। क्लियर। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कब होता है, जब अपन किसी से बोरोइंग ले रहे हो और लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कल को पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना, तभी ये पॉजिटिव हुआ। और यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो इसका जो पॉजिटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट के पॉजिटिव की, तो ये भी एक नॉट ए गुड इंडिकेटर, ये भी एक नॉट ए गुड इंडिकेटर, और सिंबल आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ भी मैं इंडिकेटर कह रहा हूं इसको। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट का नेगेटिव गुड इंडिकेटर नहीं है देखा जाए तो, और कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव भी गुड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट का पैसा हमें कल को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर क्लेम बना है, और यहाँ पर हम सीधे सीधे नेगेटिव है। क्लियर। तो ये हमारी डिपेंडेंस दिखा रहा है कि हम इतना डिपेंड करते हैं लोगों पर, करंट अकाउंट में हमारी डिपेंडेंस दिखती है। क्लियर। और अगर देखा जाए कैपिटल अकाउंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, हो सकता है हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के चांस अच्छे हो, लोग इस वजह से कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर इसका पॉजिटिव है, तो कल को हमारा फ्यूचर क्लेम तो बनेगा ना। क्लियर। तो बीओपी का बैलेंस चाहे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपनी कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं है, इस बात पे डिसाइड करने के लिए आपको इन बैलेंस का पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना होता है। क्या करना होता है? चेक करना होता है। क्लियर। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इस बीओपी को हमेशा बैलेंस करती है, हमेशा इसको बैलेंस करती है। लाइक ऐसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको याद हो तो मैंने आपको एक तीसरा हेड बताया था जिसका नाम था ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। क्या बताया था? ऑफिशियल करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, और तीसरा जो मैं बता रहा हूं, तीसरा हेड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब दरअसल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है क्या? ये जो बैलेंस पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव बैलेंस को हमेशा जीरो किया जाता है। क्या किया जाता है? जीरो। बीओपी ऑलवेज बैलेंस, बीओपी को हमेशा बैलेंस किया जाता है। अपने आप हो जाए तो गुड है, लेकिन अगर अपने आप ना हो तो इसको गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर आरबीआई इसको बैलेंस करेगा। क्लियर। तो इसे बैलेंस करते हुए ये जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा जो है तो फॉरेन करेंसी ना, ये जितना भी पॉजिटिव है, जितना भी पॉजिटिव है, इसको अगर नेगेटिव करना हो तो इतने की एंट्री, इतने की माइनस एंट्री यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व के नाम से कर दी जाएगी। क्लियर। अगर आप ऑफिशियल रिजर्व की एंट्री को इसी का पार्ट बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, -21550 की एंट्री इसी में ही कर देते हैं। क्लियर। एक कंट्री इसी में ही इसकी एंट्री कर देती है, जिससे क्या होता है, आपका ये जो बैलेंस है ओवरऑल जीरो दिखाई देने लग जाएगा। जो चीज पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए इसी की माइनस एंट्री यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो ऑटोमेटिक नंबर ऐसा निकल कर आएगा जिससे क्या है, यहाँ पर बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये एंट्री हुई कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव पैसा था ना। जब भी पैसा पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव करेंसी को कहां पर भेज दिया जाएगा? ऑफिशियल रिजर्व्स में भेज दिया जाएगा। ऑफिशियल रिजर्व हैंडल कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। तो ये 21550 की करेंसी को पास कर दिया जाएगा किसको? ऑफिशियल रिजर्व में डालने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर जो एंट्री दिखाई देगी, मान लीजिए ऑफिशियल रिजर्व में तो पैसा जा रहा है ना, ये पैसा ऑफिशियल रिजर्व में जा रहा है, और जाने के केस में नेगेटिव एंट्री होती है। कौन सी होती है? माइनस की। क्लियर। तो जो हमारे यहाँ पर इसी के बीच में अगर हम एंट्री करना चाहें तो आप यहाँ कर दें, ये इसी का ही पार्ट है जो मैं करने जा रहा हूं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो की गई है वो की गई है -21550। मैंने ये एंट्री मान लीजिए माइनस में कर दी,
और आप इसको इसका पार्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो मैंने इसको इसका पार्ट बना दिया, जिससे क्या होगा, आपका ये बैलेंस है जो सा माइनस का 2550 है वो इसमें से कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपका जो बीओपी है, मान लीजिए ये नंबर यहाँ कम भी तो होगा ना जो माइनस का है, तो माइनस 21550, जिससे क्या होगा, आपका बीओपी क्या कर जाएगा, यहाँ पर बैलेंस दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देगा? बैलेंस। आपका बीओपी क्या दिखाई देगा? 0 दिखाई देगा। जी क्लियर? इट मींस बीओपी ऑलवेज बैलेंस, ये बात कही जाती है। दरअसल इसको बैलेंस किया जाता है, गवर्नमेंट इसको बैलेंस करती है। लेकिन जब पैसा ट्रांसफर हुआ है रिजर्व में, तब एंट्री माइनस में हुई है। अगर यहाँ एंट्री प्लस की करते, तो मान लीजिए यहाँ नंबर माइनस का होता, तो पैसा मान लीजिए अगर एक्सेस है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है, वो किसको दिया गया? ऑफिशियल रिजर्व में। अगर यहाँ नेगेटिव बैलेंस होता तो कहां से आता? ऑब्वियस सी बात है, ऑफिशियल रिजर्व से आता। तब एंट्री यहाँ पर पॉजिटिव होती है। जब पैसा निकाला जाता है वहां से, तब एंट्री पॉजिटिव आती है यहाँ पर। अदरवाइज अगर पैसा वहां पर दिया जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव एंट्री आती है। क्लियर? तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, तो मान लीजिए माइनस में बैलेंस आ भी रहा है, तो आरबीआई वो पैसा पे कहां से करता है? प्रॉब्लम ये आती है ना कि सर ऑफिशियल रिजर्व की जो ट्रांजैक्शन है, इतनी जो फॉरेन करेंसी देनी है, वो देगा कहां से? तो इसको आरबीआई कहां से देता है? देखिए आरबीआई के पास, अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन सिक्योरिटीज है, सबसे पहले तो वो अपनी फॉरेन सिक्योरिटी को सेल करेगा ताकि फॉरेन करेंसी मिले। तो फॉरेन करेंसी मिलेगी तभी इस चीज को हम आगे पे करेंगे ना। क्लियर? या फिर दूसरा एक ही तरीका है कि आईएमएफ से बोरोइंग ले ली जाएगी, कि बोरो करता है आरबीआई किससे? आईएमएफ से, इंडियन मॉनेटरी फंड से, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये पैसा बोरो कर लिया जाता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, फाइनेंसिंग करने के लिए या पहले तो अपने सिक्योरिटीज को बेच सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज को बेच सकता है। अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन है कि हम आईएमएफ से, आरबीआई क्या करेगा, बोरो करेगा इसकी फंडिंग के लिए, अगर यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो। क्लियर? तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।